Assalamualaikum. My name is Syed Hamza Ali and today we are going to solve this paper. As you can see, this is a paper of operating systems fall 2024. So let's get started. सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि ब्रीफली एक्सप्लेन हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन एज अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि हम लोग हार्डवेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको हम लोग हाइड कर देते हैं। जिस तरह आपने उसमें पढ़ा था एक चीज़ होती है, उसमें आपने पढ़ा था एक चीज़ होती है एब्स्ट्रैक्शन और एक चीज़ होती है इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं कि हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देते हैं, उसका कोई एक फंक्शन बना देते हैं जिसके थ्रू जो है वो हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह हमारे पास ये मॉनिटर्स होते हैं, इनका एक फंक्शन होता है, ठीक है, इनका एक बटन होता है, वो क्या करता है कि हम लोग जब भी उसको प्रेस करते हैं तो कोई एक फंक्शन परफॉर्म होता है। बैक एंड के ऊपर क्या हो रहा होता है कि दो कनेक्शंस जो हैं वो आपस में मैच कर रहे होते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्शन होती है कि हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देते हैं। तो क्या करते हैं कि हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन इज अ फंक्शन ऑफ इज द ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन दैट हाइड हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी एंड प्रोवाइड यूनिफॉर्म इंटरफेस फॉर एप्लीकेशन। अब इसका फ़ायदा क्या होता है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन का? हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम लोग मशीन इंडिपेंडेंट कोड लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आगे चल के हम लोग देखते हैं। अब क्या पर्पस क्या है कि प्रोग्राम डज नॉट नीड टू नो हार्डवेयर डिटेल, इम्प्रूव्स पोर्टेबिलिटी एंड ईज ऑफ प्रोग्रामिंग। ओएस मैनेज सीपीयू और ये सारा जो है ये प्रोग्राम की बिहाफ के ऊपर ये काम कर रहा होता है। तो जब हम लोग कोई सिस्टम कॉल कर रहे होते हैं, एग्जांपल के तौर के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम लोग कोई सिस्टम कॉल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रीड का एक फंक्शन है बस उसको कॉल करते हैं और बैक एंड के ऊपर जो है वो ऑपरेशन जो है हमारी तरफ से जो कर्नल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो परफॉर्म कर देता है, ठीक है। तो ये होता है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन। इसका जो पर्पस है वो क्या है कि प्रोग्राम को जो है हार्डवेयर को इन डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन डिटेल क्या हो रहा है प्रोग्राम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये पोर्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है और ईज़ ऑफ प्रोग्रामिंग करता है। यानी अगर कोई बंदा जो है प्रोग्राम लिख रहा है तो उसको पहले ये रीड का फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हार्डवेयर लेवल के ऊपर मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। वो बस क्या कर सकता है कि इस रीड को कॉल करेगा, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये अपना फंक्शन है, ये इसको कॉल करेगा और प्रोग्राम की बिहाफ के ऊपर कर्नल जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड व्हाट इज इट्स कंटेंट एंड व्हाट आर इट्स कंटेंट। तो पीसीबी क्या होता है, बेसिकली इसने ये पूछा है। तो पीसीबी क्या होता है कि एक डेटा स्ट्रक्चर होता है मेंटेन बाय द ओएस दैट स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड टू मैनेज अ प्रोसेस। अब जब एक प्रोसेस बनता है तो उसके साथ एक जो है उसका पीसीबी बनता है, ठीक है। ये क्या होता है कि ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है और उस डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि कंटेंट उसमें ये सारा कुछ होता है। एक उस प्रोसेस की जो है आईडी होती है, ठीक है, और प्रोसेस की स्टेट होती है रेडी, रनिंग, रेडी, न्यू, रेडी, रनिंग वगैरह इस तरह की जो जितनी भी स्टेट्स हैं वो होती हैं। प्रोग्राम काउंटर होता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होनी है वो अपने पास स्टोर करता है। सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, यानी सीपीयू के कौन कौन से रजिस्टर इसमें इन्वॉल्व हैं वो सारा कुछ होता है। शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, यानी ये प्रायोरिटी किसको देनी है, क्यू पॉइंटर्स वगैरह ये सारे जो हैं ये इसमें होती है, इसमें पीसीबी में स्टोर होती है। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होती है कि मेमोरी को किस तरीके से मैनेज करेंगे। आईओ इन फाइल स्टेटस क्या है, इनपुट कौन कौन सी इसमें परफॉर्म करनी है, इनपुट आउटपुट कौन सी परफॉर्म करनी है और फाइल स्टेटस क्या है, ये सारा कुछ इसके अंदर होता है। अच्छा, ये सारा कुछ जो है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे एक दिखा दूँ, तो ये सारा कुछ जो है ये देखें, ये सारा कुछ जो है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये सारा जो है ये इसमें स्टोर हो रहा होता है। और दूसरा अगर मैं आपको टर्मिनल से दिखाऊं तो ये क्या है, पीआईडी है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फोर्क सिस्टम कॉल। अब ये फोर्क सिस्टम कॉल है, इसका क्या फंक्शन है एंड व्हाट आर द रीज़न ऑफ इट्स फेलियर, इसके फेलियर की क्या रीज़न है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फोर्क है क्या। फोर्क क्या करता है कि एक न्यू चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करता है फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग प्रोसेस, ठीक है।
वो एक चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करता है, एग्जिस्टिंग यानी पेरेंट का जो प्रोसेस है उसका जो है एक न्यू चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, चाइल्ड इज़ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट, ठीक है, एक्सेप्ट पीआईडी, यानी उसकी जो पीआईडी है वो डिफरेंट होगी, प्रोसेस की आईडी जो है वो डिफरेंट होगी, लेकिन वो पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होगी, यानी जो काम पेरेंट ने परफॉर्म करना था वही काम अब चाइल्ड ने भी मतलब उसने भी वही काम करना है, ठीक है। यूज़ टू इम्प्लीमेंट मल्टी प्रोसेसिंग। अब मल्टी प्रोसेसिंग के लिए जो है ये हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे जाके हम लोग कोई एक एग्जांपल भी देख लेंगे फोर्क की। तो फोर्क क्या करता है कि एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करता है पेरेंट की, ठीक है। और इसका जो है फ़ायदा ये होता है कि हम लोगों को दोबारा से उसका जो है, यानी हमें दोबारा से उस प्रोसेस को जो है रिक्रिएट स्क्रैच से नहीं करना पड़ता, हम लोग उसकी एक एग्जैक्ट कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। अब रीज़न ऑफ इट्स फेलियर क्या है, सिस्टम प्रोसेस लिमिट रीच, ठीक है, यानी कि सिस्टम के प्रोसेस की जो है इसकी जो लिमिट होती है वो रीच होती है, यानी कि अगर हम लोग बार बार फोर्क क्रिएट करते रहेंगे, फोर्क बनाते रहेंगे, तो वो क्या होगा कि सिस्टम के प्रोसेसेस की जो लिमिट है वो ख़त्म हो जाएगी और इनसफिशिएंट मेमोरी हो जाएगी। यानी अगर हम लोग बार बार एक फोर्क बनाते रहते हैं, ठीक है, इसका मेरे ख्याल से इससे जो है, इसका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इससे जो है एक किस्म का हम लोग वायरस भी बना सकते हैं कि वो मेमोरी को ख़त्म कर देता है, ठीक है। और यूज़र प्रोसेस लिमिट एक्सीडेड, यानी ये करने से जो है एक तो वो मेमोरी जो है वो फुल हो जाती है और जो यूज़र के जो प्रोसेसेस होते हैं उनकी लिमिट भी जो है वो बढ़ जाती है, यानी वो एक्सीड कर जाती है। तो बेसिकली जो है इसके फेलियर के जो है नुकसानात क्या हैं कि सबसे पहले जो है वो हम लोग अगर इसकी ज़्यादा फोर्क बनाते हैं, ज़्यादा कॉपीज़ बनाते हैं, तो उससे सिस्टम के जो प्रोसेसेस हैं उसकी जो लिमिट है वो एक्सीड कर जाएगी, ठीक है। और यूज़र के प्रोसेसेस की लिमिट भी एक्सीड कर जाएगी और उसके बाद जो है इनसफिशेंट मेमोरी आ जाएगी, यानी जो मेमोरी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये हैं इसके नुकसानात हैं, ठीक है, या आप फेलियर कह रहे नुकसानात करें, एक ही बात है। थ्रेड क्या होता है, व्हाट इज थ्रेड एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ थ्रेड्स। थ्रेड्स बेसिकली क्या होता है कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सीपीयू एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। अब एक प्रोसेस जो है ना, वो अगर बड़ा प्रोसेस है तो उसके मल्टीपल थ्रेड्स बनते हैं और उनको जो है जिस तरह सब प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग के थ्रू, उसी तरीके से जो है हम लोग इस थ्रेड को भी जो है मल्टीपल प्रोसेस हो रहे होते हैं, कि मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं एक ही प्रोसेस के। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे जाके लिखें थ्रेड्स, इन प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। और इमेजेस में जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस वाली इमेज को खोल के देख लेते हैं। ठीक है, तो थ्रेड क्या होता है कि इनका जो कोड डेटा इन फाइल्स होता है वो बेसिकली सेम होता है, और बाकी जो इनके रजिस्टर स्टैक और ये जो काउंटर वगैरह होते हैं ये सारे जो हैं वो जो है डिफरेंट बनते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है कि इनका कोड डेटा इन फाइल्स, जो जो इनका जो कोड होगा, जो प्रोग्राम का कोड होगा वो सेम होगा, प्रोग्राम को जो डेटा चाहिए होगा वो सेम होगा, और जो फाइल्स होंगी वो सेम होंगी, लेकिन इसका जो पीसीबी है वो डिफरेंट बनता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग हो सकती है, बेसिकली इनको हम लोग मल्टी थ्रेडिंग भी कहते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी थ्रेडिंग में जो है ये यूज़फुल होते हैं। अच्छा, मल्टीपल थ्रेड्स शेयर द सेम प्रोसेस एड्रेस स्पेस, यानी वही जो हमने उधर डिस्कस किया है कि उनकी जो एड्रेस स्पेस होती है वो सेम होती है, फाइल्स वगैरह वो सारा कुछ सेम होता है। इसके एडवांटेजेस क्या है, फास्टर क्रिएशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है, इनको क्रिएट करना और टर्मिनेट करना इजी होता है। एफिशिएंट कम्युनिकेशन शेड, इनकी क्योंकि शेड मेमोरी होती है, जिस तरह हमने देखा कि डेटा और फाइल्स वगैरह जो हैं वो सारे कुछ जो है वो सेम ही होता है, तो इनकी एफिशिएंट कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन होती है और रिस्पॉन्सिव इन एप्लीकेशंस, यानी ये सीपीयू को अच्छा यूज़ करते हैं और एप्लीकेशंस के बिहाफ के ऊपर जो है ये मतलब ज़्यादा जल्दी जो है कम्युनिकेट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, अब वन थ्रेड फेलियर कैन इफेक्ट होल प्रोसेस। अब फर्स्ट करें कि टीम वर्क हो रहा है, तो टीम वर्क में अगर कोई एक बंदा जो है वो सही से काम नहीं कर रहा तो
पूरी की पूरी टीम को जो है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं कि वन थर्ड फेलियर कैन इफेक्ट द होल प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को जो है वो, ओवरऑल प्रोसेस को जो है वो इफेक्ट करता है। रिक्वायर्स केयरफुल सिंक्रोनाइजेशन, उनकी जो सिंक्रोनाइजेशन होती है वो केयरफुल करनी चाहिए। डिबगिंग इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रीफली एक्सप्लेन कंटिन्यूस एंड पेज मेमोरी सिस्टम्स। अब इसमें क्या है कि कंटिन्यूस मेमोरी और पेज मेमोरी जो है इनके दरमियान जो है हमने मतलब इनको जो है डिफ्रेंशिएट करना है, इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो बताना है। अब कॉन्टीन्यूस में क्या होता है कि प्रोसेस ऑक्यूपाइज वन कॉन्टीन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी, यानी ये पूरे के पूरे ब्लॉक को जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। सिंपल टू इम्प्लीमेंट और कॉसेज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ये जो है मेमोरी मैनेजमेंट में हमने एक टॉपिक पढ़ा था। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है। और जो पेज मेमोरी क्या होता है कि मेमोरी डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज पेज इन फ्रेम्स, इनको हम लोग मेमोरी को जो है वो पेजेस में और फ्रेम्स में जो है वो हम लोग डिवाइड कर देते हैं। प्रोसेस पेज कैन बी स्टोर एनीवेयर इन दी मेमोरी, यानी कि जो प्रोसेस की जो पेजेस हैं वो हम लोग मेमोरी में कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। एलिमिनेट्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। रिक्वायर्स पेज टेबल फॉर एड्रेस ट्रांसलेशन। अब एक इसका फ़ायदा क्या है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को ख़त्म कर देता है, लेकिन इसके लिए जो हमें क्या करना पड़ता है, एक पेज टेबल बनाना पड़ता है जो एड्रेस को ट्रांसलेट करता है। ठीक है, और फिर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 42 बिट लॉजिकल एड्रेस दैट सपोर्ट्स 8 KB पेज साइज एंड आल्सो 4 KB। तो सही, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, एक पी फाइंड करना है, एक डी फाइंड करना है और एक एफ फाइंड करना है। पी क्या होता है, ये जो होता है ये पेज साइज होता है, और डी क्या है, बेसिकली डी इज ऑफसेट एंड एफ इज फ्रेम। ठीक है, और फिर जो है हमें पेज टेबल का जो साइज है वो भी कैलकुलेट करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं कि इसमें देखें यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 32 बिट लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, अब लॉजिकल एड्रेस में क्या चीज़ें होती हैं, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पी होता है और एक होता है डी। यानी एक जो है वो पेज का साइज़ होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पेज साइज बेसिकली जो पी होता है वो डिनोट करता है पेज नंबर को। ठीक है, लेकिन इसमें जो है लॉजिकल एड्रेस में एक पेज साइज होता है और एक डी होता है। डी स्टैंड्स फॉर ऑफसेट। ठीक है, स्टैंड फॉर तो नहीं कह सकते, वैसे ऑफसेट को ये रिप्रेजेंट करता है। तो पेज साइज जो है वो उन्होंने कितना दिया हुआ है, 8 KB। 8 को जो है हम लोग टू रेस पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और के को जो है हम लोग 2 रेस पावर 10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये दोनों, जब इन दोनों की पावर ऐड होगी तो ये 2 रेस पावर 13 बाइट्स आ जाएगा। ठीक है, तो 2 रेस पावर 13 बाइट्स जो है ये आ गया। अब इसमें क्या होता है कि ये जो डी होता है, डी हमेशा 2 की पावर में होता है। ठीक है, तो 2 की पावर यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 13 है, तो हमारे पास ये जो डी है ऑफसेट जो है ये हमारे पास आ गया 2 रेस पावर 13। अब जो लॉजिकल एड्रेस है उसमें मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि दो चीज़ें होती हैं। हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं लॉजिकल एड्रेस का, ताकि हमें जो है एक इमेज जो है वो हमें मिल जाए। लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस। तो यहाँ पे जो है वो ट्रांसलेशन का जो है वो लॉजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन की बात हो रही है, लेकिन वो जो इमेज है वो हमें यहाँ पे मिल रही नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बस बना कर दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बना देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक हमारे पास होता है पी और एक होता है डी। इन दोनों को जो है सेंटर कर लेते हैं। ये दोनों सेंटर हो गए।
ठीक है, तो ये होता है हमारे पास लॉजिकल एड्रेस। इसमें एक होता है पी और एक होता है डी। अब जो डी है वो तो हमें मिल गया यहाँ से, डी इक्वल्स टू 13। पी को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डी है ये हम लोग माइनस कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। लॉजिकल एड्रेस में से डी माइनस कर देंगे और हमारे पास पी आ जाएगा। तो ये देखें लॉजिकल एड्रेस हमारे पास कितना था, 36 बिट, और जो डी है वो कितने 13 बिट। तो इन दोनों को जब माइनस किया तो 23 बिट जो है हमारे पास आंसर आ गया। फिर उसके बाद जो लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है, लॉजिकल एड्रेस होता है जो सीपीयू जनरेट करता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, फिजिकल एड्रेस। एड्रेस ये क्या होता है, ये ट्रांसलेट होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है एफ और डी। ये जो डी है ये बेसिकली इधर से ही हमारे पास जो है, ये दोनों जो है ये सेम होते हैं। तो एफ जो है ये हमें फाइंड करना है, जो कि इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ भी है पी डी एन एफ। तो नेक्स्ट जो है हमने अब एफ फाइंड करने। तो एफ फाइंड करने के लिए जो है डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। एक फार्मूला यहाँ पे ये है कि जो हमारी फिजिकल मेमोरी होती है, फिजिकल जो मेमोरी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है नंबर ऑफ फ्रेम्स। नंबर ऑफ फ्रेम्स, मैं इसको इसका शॉर्ट में लिख देता हूँ, नंबर ऑफ फ्रेम्स डिवाइड बाय पेज साइज, सॉरी नंबर ऑफ फ्रेम्स मल्टीप्लाई बाय पेज साइज। मल्टीप्लाई की जगह में एक्स लिख देता हूँ, पेज साइज, ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमने एफ फाइंड करना है। तो एफ फाइंड करने के लिए जो है हमारे पास इसका जो ये जो है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। पेज साइज जो है इधर डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास जो है ये बेसिकली हमारे पास एफ की वैल्यू जो है वो 2⁻⁹ में आ जाएगी। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल मेमोरी जो हमारे पास उन्होंने दी हुई है, ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। फिजिकल मेमोरी इन्होंने 2⁻32 बाइट 4 GB की तरह जो है इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। फिजिकल मेमोरी जो है इन्होंने ये 4 GB जो है ये हमारी फिजिकल मेमोरी है, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। 2⁻2 जो है वो क्या होता है, 4 होता है। 2⁻2 जो है 4, और GB जो है वो होता है 2⁻30। तो इन दोनों को जब हम लोग बेसिक सेम हो तो पावर को ऐड करते हैं तो ये 2⁻32 बाइट्स जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल मेमोरी हमारे पास कितनी है, 2⁻32 बाइट्स। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे पेज साइज से तो हमारे पास 2⁻19 आ जाएगा, और ये जो 19 है ये क्या है हमारे पास, एफ है। तो फिर उसके बाद पेज साइज टेबल जो है हम लोग वो फाइंड करेंगे। अच्छा, पेज टेबल साइज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस थे इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एफ को स्टोर करने के लिए जितने हमें बाइट्स चाहिए। तो एफ क्या है हमारे पास, 19 बाइट्स है। तो 19 के जो है अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग इसको अपर हाफ पे जो है वो अगर हम लोग राउंड ऑफ करें तो ये 3 बाइट्स बनते हैं। तो 3 बाइट्स किस लिए बनते हैं, 8, एक बिट में जो है वो कितने बाइट्स होते हैं, सॉरी एक बाइट में जो है वो कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 24। तो इस वजह से जो है हम लोग इसको यहाँ पे 3 बाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो है ये बाइट में है। तो 2⁻³ जो है 23 जो है ये मतलब ये दोनों बाइट्स में। तो जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है 24 MB जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले जो है वो एंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि वो इजी है, ठीक है, और मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये आता भी है। तो सबसे पहले देखें डेडलॉक क्या है। डेडलॉक क्या है कि डेडलॉक इज अ सिचुएशन इन विच
सेट ऑफ प्रोसेस आर परमानेंटली ब्लॉक बिकॉज ईच प्रोसेस इज होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स। ठीक है, डेडलॉक की बेसिकली जो है वो 4 कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन ये होता है कि शेयर्ड रिसोर्स होता है और उसके अंदर जो है होल्ड एंड वेट होता है, सर्कुलर वेट होता है। ठीक है, और नो प्रीएम्पशन होती है। तो जब ये कंडीशन जो है वो ये चारों की चारों जो है सेटिस्फाई हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, डेडलॉक सिचुएशन हो जाती है कि उसमें जो है इनफाइनाइट वेट हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी जो है वो छोड़ने को तैयार ही नहीं होता कि मैं ये रिसोर्स छोड़ूंगा तो अगले को मिलेगा। तो ये जो है ये डेडलॉक है। ठीक है, इज अ सिचुएशन इन विच अ सेट ऑफ प्रोसेस आर परमानेंटली ब्लॉक्ड। ठीक है, परमानेंटली ब्लॉक्ड हो जाते हैं बिकॉज ईच प्रोसेस इज होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स इन वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय द अदर प्रोसेस इन द सेम टाइम। कि एक एक प्रोसेस जो है वो क्या कर रहे हैं कि उसने एक रिसोर्स पकड़ा हुआ है और वो दूसरे रिसोर्स को जो कि दूसरे बंदे ने रिसोर्स जो है एक्वायर किया हुआ है उसके लिए वेट कर रहा है। ठीक है, यानी अपना भी छोड़ने को तैयार नहीं है और अगले के लिए भी, अगले को भी कह रहा है कि वो भी छोड़ दे। इन डेडलॉक नो प्रोसेस कैन प्रोसीड। अब जो है वो कोई भी प्रोसेस जो है वो प्रोसीड नहीं कर सकता, सर्कुलर वेट हो रहा होता है। मैं आपको बता दूँ, डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक प्रिवेंशन में और डेडलॉक अवॉइडेंस में ये बेसिकली ये समझने की चीज़ है कि प्रिवेंट क्या करता है कि इसमें जो हम लोग एक कंडीशन को जो है वो ब्रेक करते हैं। ठीक है, जो 4 कंडीशंस होती हैं डेडलॉक की उनमें से एक को जो है हम लोग प्रिवेंट करते हैं। और जो डेडलॉक अवॉइडेंस है इसमें हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम वगैरह जो है ये इस तरीके से हम लोग इसको अप्लाई करते हैं कि डेडलॉक अकर ही ना हो। डेडलॉक प्रिवेंशन क्या करता है कि किसी एक कंडीशन को ब्रेक कर दो और इसमें क्या करो कि रिसोर्सेज को जो है आप इस तरीके से एलोकेट करो कि डेडलॉक हो ही ना। अच्छा, रिसोर्स एलोकेशन इसमें क्या होती है, वेरी रिस्ट्रिक्टिव होती है और इसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबल बट कॉशियस। ठीक है, यानी हम लोग इसको केयरफुली जो है हम लोग एलोकेट करते हैं इसमें रिसोर्स को। सिस्टम स्टेट क्या होती है, डज नॉट कंसीडर सेव और अनसेफ स्टेट्स। यानी इसमें जो है सेव है या अनसेफ स्टेट है इसको हम लोग नहीं चेक करते। डायरेक्टली जो है हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक कंडीशन ब्रेक करते हैं जिससे डेडलॉक जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑलवेज चेक फॉर अ सेफ स्टेट। इसमें हम लोग जो है वो सेफ स्टेट को चेक करते हैं जो कि हम लोग आगे जाके चेक भी करेंगे। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, इसमें क्या है, नो फ्यूचर इंफॉर्मेशन नीडेड। और इसमें क्या चीज़ चाहिए होती है कि मिनिमम रिसोर्स एक प्रोसेस को कितने चाहिए वो सारी जो है मैक्सिमम रिसोर्स एक प्रोसेस को कितने चाहिए वो आपको पहले से बताना पड़ता है। इसमें क्या है, डिस अलाउ होल्ड एंड वेट। इसमें जो है हम लोग होल्ड एंड वेट को जो है हम लोग डिस अलाउ कर देते हैं और इसमें जो है बैंकर एल्गोरिथम्स लगाते हैं जो कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। रिसोर्स यूटिलाइजेशन लो होती है, इसमें हाइयर होती है। चलिए हम आगे चलते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम की तरफ। तो बेसिकली उन्होंने ये जो है हमें एक टेबल दिया हुआ था, इसको मैं यहाँ से कॉपी भी कर लेता हूँ, बल्कि नीचे मैंने किया हुआ पेज। तो बैंकर्स एल्गोरिथम के थ्रू जो है हम लोगों ने इसको इस तरीके से एलोकेट करने हैं कि डेडलॉक अक्कर ना हो। तो सबसे पहले जो है वो टोटल एलोकेटेड रिसोर्सेज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल जो है वो कितने हैं उन्होंने बताया हुआ है कि अवेलेबल हमारे पास कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, गिव अ टोटल ऑफ 10 यूनिट ऑफ रिसोर्स टाइप। ठीक है, यानी रिसोर्स की टाइप कितनी है, 10 है। तो पी शुड बी ग्रांटेड अ रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल 2 रिसोर्सेज। ठीक है, कि इन्होंने बताया हुआ है कि शुड P2 बी ग्रांटेड अ रिक्वेस्ट ऑफ 2 एडिशनल रिसोर्सेज। कि जो P2 है इसको हमने 2 एडिशनल रिसोर्सेज देने हैं या नहीं देने। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है हम लोग यहाँ पे चेक करके बताते हैं। तो सबसे पहले देखें हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं, 10 हैं और टोटल एलोकेटेड कितने हैं, 7 हैं। टोटल एलोकेटेड कैसे पता चलेंगे, इन सारों को जो है ऐड करते हैं तो टोटल एलोकेटेड रिसोर्सेज 7 आ जाएंगे। तो अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हुए, टोटल माइनस एलोकेटेड 3 रिसोर्सेज जो है हमारे पास बच जाएंगे। अब देखें P2 की मैक्स नीड कितनी है, 6। ठीक है, एलोकेटेड कितने हैं, 4 और रिमेनिंग नीड कितनी है, सॉरी एलोकेटेड कितने हैं, 2 और रिमेनिंग नीड कितनी है, 4। तो क्या जो है हमें इस P2 को 2 रिसोर्सेज और दे देने चाहिए। ठीक है, अगर दे देते हैं तो क्या होगा, इसकी मैक्स नीड कितनी बच जाएगी,
ठीक है, इसकी मैक्स नीड बच जाएगी, सॉरी रिमेनिंग नीड इसकी बच जाएगी 2 और एलोकेटेड कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, उसके बाद क्या हम लोग इस प्रोसेस को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद देखें P3 को कितनी चाहिए, P3 को कितनी चाहिए, इसको मैक्स नीड इसकी क्या है 2 है, एलोकेट कितने कर दिए 1 और इसको जो है कितने कर दिए, मतलब इसको जो है हम लोगों ने रिमेनिंग कितने हैं इसके पास 1। तो जब हम लोग इसको 1 दे देंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसको 0 कर दें और यहाँ पे इसको 2 कर दें। अब जो है टोटल एलोकेटेड फाइंड करें, कितने हैं 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 6 4 10, यानी सारे के सारे जो हमने, अब हमारे पास रिमेनिंग कितने हैं अवेलेबल, कितने हैं 0, 10 में से 10 जो हमने एलोकेट कर दी। तो क्या P2 को 2 रिसोर्स और देने से प्रोसेस जो है वो सेफ स्टेट में होगा, इसका आंसर है नहीं। ठीक है, ये जो उन्होंने यहाँ पे पूछा था इसका आंसर है नहीं। तो इसको जो है सेफ स्टेट इसकी क्या होगी वो हम लोग फाइंड करते हैं। हमारे पास जो है अवेलेबल 3 हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं P3 से, क्योंकि इसको जो है इसकी जो रिमेनिंग नीड है वो सबसे कम है, तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो P3 को जब हम लोग 1 जो है रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट कर देंगे, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये फिनिश हो जाएगा। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो ये था हमारा फाइनल क्वेश्चन, और इसके बाद जो हम लोग नीचे ऊपर चलते हैं। तो सीमाफोर क्या है, सीमाफोर आर द इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं, ये एक इंटीजर वेरिएबल होते हैं जिनके ऊपर है जो है हम लोग वेट और सिग्नल के ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। जिन 2 ही ऑपरेशन इनके अंदर, इनके ऊपर जो है हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह नहीं कर सकते। दूसरा इन्होंने क्या कहा हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड काउंटिंग सीमाफोर। बाइनरी सीमाफोर और काउंटिंग सीमाफोर का जो डिफरेंस है वो क्या होता है कि बाइनरी को जो हम लोग सिर्फ 0 और 1 से इनिशलाइज करवाते हैं, और काउंटिंग सीमाफोर को हम लोग 1 to n यानी किसी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर तक हम लोग इसको एलोकेट करवा सकते हैं, इनिशलाइज करवा सकते हैं। पर्पस क्या होता है इसका, बाइनरी का क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, और क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और काउंटिंग सीमाफोर को हम लोग किस लिए यूज़ कर सकते हैं, रिसोर्स काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्या यानी कितने रिसोर्स जो है हमारे पास थे और हमने कितने एलोकेट कर दिए, इसके लिए जो हम लोग काउंटिंग सीमाफोर यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ये रिसोर्स मैनेजर की तरह काम करता है, और ये म्यूटेक्स लॉक की तरह काम करता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक की तरह काम करता है कि मैंने इसको ये प्रोसेस दे दिया, अब कोई और इसको यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो है क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम के लिए यूज़ होते हैं, और ये जिस तरह जो हम लोग प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है ये आगे जाके हम लोग देखेंगे उसमें ये यूज़ हो रहा होता है। यानी ये जो काउंटिंग सीमाफोर है ये एक बफर की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं तो इसका क्या फंक्शन होता है, और जब हम लोग इसको 1 से इनिशियलाइज करते हैं इसका क्या फंक्शन होता है, जब हम लोग इसको n से इनिशियलाइज करते हैं इसका क्या फंक्शन होता है, ये हम देख लेते हैं। यूज़ फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ये जब हम लोग 0 से इनिशियलाइज करते हैं तो इसका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं। 1 प्रोसेस वेट अंटिल अनदर प्रोसेस सिग्नल, एक प्रोसेस जो है वो वेट करता है जब तक दूसरा प्रोसेस जो है वो सिग्नल करता है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, पेरेंट वेटिंग फाइल द चाइल्ड टू फिनिश। ठीक है, और इफेक्ट क्या होता है, ब्लॉक अंटिल अ सिग्नल ऑकर्स। ठीक है, ये ब्लॉक कर देते हैं, यानी ये म्यूटेक्स लॉक की तरह जो है काम करता है। अब ये क्या है, तो हम लोग इसको 1 से इनिशियलाइज करते हैं तो यूज एज अ म्यूटेक्स इंश्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ओनली 1 प्रोसेस इंटरैक्ट क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, ये जो है ये पेरेंट चाइल्ड के लिए, और ये किस लिए, क्रिटिकल सेक्शन के लिए। और जो है 1 प्रोसेस अलाउड एट अ टाइम के क्रिटिकल सेक्शन को सिर्फ एक ही प्रोसेस जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। और सीमाफोर इनिशियलाइज टू n, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। यूज़ फॉर मैनेज n आइडेंटिकल रिसोर्सेज, जिस तरह ऊपर जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर की मैंने बात की, तो उसमें n आइडेंटिकल रिसोर्सेज होते हैं, एक ही किस्म के n रिसोर्सेज होते हैं, उसके लिए जो हम लोग ये यूज़ करते हैं। एट मोस्ट n प्रोसेस कैन एक्सेस द रिसोर्स सिमुलेटेनियसली। ठीक है, यानी
प्रोड्यूसर कंज्यूमर में क्या होता है कि एट मोस्ट जो है वो एन प्रोसेस, जब हम लोग इसको एन से इनिशियलाइज करते हैं तो एन प्रोसेस जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। इफेक्ट क्या होता है, लिमिट्स कंकरेंट एक्सेस टू एन, यानी ये जो बफर जो होता है, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम हो गई है, इसका जो दूसरा नाम है प्रोड्यूसर कंज्यूमर, इसमें हमारे पास एन नंबर की एक अरे होती है और उसको एन प्रोसेस जो है वो एक्सेस कर सकता है। फिर ये है हमारे पास, एक मिनट जरा, ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा फर्स्ट लॉन्ग था। इसमें उन्होंने जो है ये एक हमें टेबल दिया हुआ है, इसमें हमने फाइंड करना है कि इलस्ट्रेट एग्जीक्यूशन फॉर द फॉलोइंग। एक तो हमने एग्जीक्यूशन जो है वो इसकी इलस्ट्रेट करनी है और दूसरा जो हमने एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वेटिंग टाइम का जो फार्मूला है वो क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे जाके देखते हैं। टर्न अराउंड टाइम का जो है वो क्या फार्मूला है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी किस टाइम के ऊपर प्रोसेस आया था और कंप्लीट किस टाइम के ऊपर हुआ। तो ये जो है जब हम लोग इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, टर्न अराउंड टाइम आ जाता है। फिर थ्रूपुट के लिए जो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये जो है हम लोग थ्रूपुट इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपने जो है राउंड रॉबिन के बारे में पढ़ा होगा, इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस जो है वो एक मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, और वो हर प्रोसेस का जो क्वांटम है वो सेम होता है। ठीक है, अगर उस टाइम के अंदर जो है प्रोसेस एंड होगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो वो प्रोसेस जो है कॉन्टेक्स्ट स्विच कर जाएगा और नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा। तो गैंट चार्ट इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, P0 है, तो P0 जो है अराइवल टाइम इसका क्या है 0, तो ये 0 से, और ब्रश टाइम कितना है इसका 12। अब ये कंप्लीट तो नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगा 0 से 3 मिली सेकेंड्स के लिए ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद जो है ये बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस जाएगा P2 का अराइवल टाइम है 1, तो ये आ चुका होगा जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहे। तो ये कब तक एग्जीक्यूट होगा, ये भी 3 से 6 तक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसको मैं साथ साथ जो है यहाँ पे इसकी हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए जो है हम लोग एक सेपरेट टेबल बना लेते हैं, इसमें हम लोग स्टोर करेंगे कि रिमेनिंग टाइम कितना है इसका। तो ठीक है, P1 का जो रिमेनिंग टाइम है 0 से 3 तक एग्जीक्यूट होने के बाद कितना रह गया, 9 रह गया, और P2 का जो है वो कितना रह गया है, 3 से 6 तक एग्जीक्यूट हुआ। टोटल कितना था ब्रश टाइम 7, तो 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा 4। अब P3 की बारी है, P3 भी जो है वो एग्जीक्यूट होगा, इसका अराइवल टाइम है 2 और ब्रश टाइम है 5, तो इसमें कितना रह जाएगा रिमेनिंग टाइम 2। और P4 है, इसका अराइवल टाइम कितना है 3, यानी ये भी आ चुका होगा जब तक जो P3 जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो P4 भी आ चुका होगा। P4 9 से 12 सेकंड के लिए मिली सेकंड के लिए जो है एग्जीक्यूट होगा और इसका ब्रश टाइम कितना है 8। ठीक है, तो ये भी पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, 3 मिली सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, तो 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5। और फिर P5 जो है ये एग्जीक्यूट होगा 12 से लेके 15 मिली सेकेंड्स के लिए। तो इसका जो है वो टोटल टाइम कितना था, ब्रश टाइम कितना था 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3। अब देखें, अब वापस से क्या होगा कि कोई भी प्रोसेस जो है अभी तक एंड नहीं हुआ, तो वापस से क्या होगा कि ये P1 जो है वो दोबारा से क्यू में आ चुका होगा, रेडी क्यू में आ चुका होगा, तो P1 को जो है एग्जीक्यूट करेंगे। ये 15 से लेके 18 तक जो है 18 मिली सेकेंड के लिए ये एग्जीक्यूट होगा। तो वापस से 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर नेक्स्ट जो है हम लोग P2 को एग्जीक्यूट करेंगे, ये आ जाएगा 3, सॉरी क्या था ये था 4 माइनस 3 1, और ये जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये P3 है, P3 जो है ये 21 से 23
के लिए जो है, मिली सेकेंड के लिए ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसका जो है रिमेनिंग टाइम कितना है 2, तो इसका क्या आ जाएगा, ये 0। ये अब पूरा हो गया, ये फिनिश हो गया। अब दोबारा ये रेडी क्यू के अंदर नहीं जाएगा, बाकी सारे जो है P1 और P2 ये रेडी क्यू में जा चुके होंगे। फिर P4, इसका रिमेनिंग टाइम कितना रह गया था 5, 5 - 3 2, और ये P5, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका 3 था तो ये भी 0 हो जाएगा। अब हमारे पास रेडी क्यू में कौन कौन से 2 प्रोसेस नहीं जाएंगे, एक जो है P3 नहीं जाएगा और एक P5 नहीं जाएगा, बाकी 2 जो है ये रेडी क्यू में होंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि P1 जो है ये दोबारा से जो है रेडी क्यू में जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, इसका रिमेनिंग टाइम 3 रह जाएगा। ये फिर नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा P2, ये भी जो है ये फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 मिली सेकेंड के लिए जाएगा, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। P4 ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो है वो P1 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। आप यहाँ से ये पढ़ भी सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसकी तरफ। तो कंप्लीशन टाइम इसका इतना है। कंप्लीशन टाइम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि P1 जो है वो कंप्लीट किस टाइम के ऊपर हुआ, तो इसका कंप्लीशन टाइम क्या है 38, क्योंकि ये 38 के ऊपर एंड हुआ है तो यहाँ पे इसका ये 38 आ जाएगा। टर्न अराउंड टाइम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 38 माइनस अराइवल टाइम इसका कितना था 0, 38 माइनस 0 कितना आ जाएगा 38, सॉरी ये 38। फिर इसका कंप्लीशन टाइम P2 का कंप्लीशन टाइम ये क्या है 33, तो 33 इधर आ जाएगा, ठीक है। काम करते हैं, पहले हम लोग कंप्लीशन टाइम को सारा लिख लेते हैं, फिर टर्न अराउंड टाइम को, और फिर इस तरीके से जो हम लोग ये सारा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो P2 का कंप्लीशन टाइम कितना था 33, P3 जो है ये कब आखिरी दफ़ा ये जो है रेडी क्यू से बाहर आया था, सॉरी आखिरी दफ़ा जो है ये कब एग्जीक्यूट हुआ था, एग्जीक्यूशन इसकी कब ख़त्म हुई थी 23 के ऊपर। फिर P4 जो है इसकी एग्जीक्यूशन आखिरी दफ़ा कब ख़त्म हुई थी 35 के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद P5 जो है इसकी कब हुई थी 29 के ऊपर। तो अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, टर्न अराउंड टाइम फाइंड करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम कर देंगे। 38 माइनस 0 38, 33 माइनस 1 32, 23 माइनस 2 21, 35 माइनस 3 32, फिर 29 माइनस 4 25, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब वेटिंग टाइम हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग टर्न अराउंड टाइम माइनस कंप्लीशन टाइम, ये हम लोग करके टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो 38 में से 12 माइनस करें तो 26, इस तरीके से जो है आप ये सारा जो है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा और ये टोटल आ जाएगा। और एवरेज वेटिंग टाइम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज वेटिंग टाइम के लिए जो फार्मूला है वो ये है, टोटल वेटिंग टाइम माइनस नंबर ऑफ प्रोसेस। तो टोटल वेटिंग टाइम कितना था हमारे पास 1110, और नंबर ऑफ प्रोसेस कितने थे 5 थे, 0 से लेके 4 तक, यानी P1 से लेके P5 तक, सॉरी। तो ये 5 प्रोसेस थे, तो इन दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके ये जो पास्ट पेपर का जो सोल्यूशन है ये मैं कमेंट में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग इसको रीड कर सकते हैं।